प्रिय व्यूअर्स, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए जून 2019 से अप्रैल 2020 तक के समसामयिक घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। हाल ही में केरल के मराडू सहित 2000 से ज्यादा बैक वाटर आइलैंड्स यानी पश्च जल द्वीपों को कोस्टल रेगुलेशन जोन रिजीम के अंतर्गत लाया गया है। यानी ऐसे क्षेत्रों में अब विकासात्मक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी। सरकार का यह फैसला केरल के द्वीपों के पास कोस्टल रेगुलेशन जोन के निरंतर उल्लंघन के बाद आया है। आपको बता दें कि केरल के इन द्वीपों को CRZ अधिसूचना 2011 के अंतर्गत यूनिक कोस्टल सिस्टम मानते हुए विशेष श्रेणी में रखा गया है। लिहाजा STL यानी हाई टाइड लाइन और भूमि की ओर स्थित 50 मीटर क्षेत्र के बीच आने वाले द्वीपों में विकासात्मक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि इन द्वीपों के 50 मीटर CRZ क्षेत्र में स्थानीय लोगों को मौजूदा आवास इकाइयों के पुनर्निर्माण और मरम्मत की ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा वे 50 मीटर की सीमा के बाद नई आवास इकाई बना सकेंगे। यह भी बता दें कि CRZ अधिसूचना 2018 में इस सीमा को कम कर 20 मीटर किया गया है, लेकिन अभी इस अधिसूचना को लागू नहीं किया गया है। सरकार द्वारा CRZ अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी की जाती है। इसे मछुआरों की आजीविका और सुरक्षा, प्राकृतिक जोखिम, बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए तटीय क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के नियमन के लिए जारी किया गया है। अधिसूचना के तहत STL से लेकर समुद्र की ओर स्थित 500 मीटर के क्षेत्र, STL से लेकर 50 मीटर या क्रीक की चौड़ाई जो भी कम हो और अपवाद स्वरूप 100 मीटर, STL और लो टाइड लाइन के बीच स्थित अंतर ज्वारीय क्षेत्र तथा ज्वार से प्रभावित जल निकायों के लिए समुद्र और जल के मामले में STL और 12 समुद्री मील के मध्य स्थित भूक्षेत्र को CRZ माना गया है। इस निर्धारित सीमा के बीच आने वाले क्षेत्रों को CRZ 1 से लेकर CRZ 4 की श्रेणी में बांटा गया है। बीते दिनों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स लगाए जाने से संबंधित ड्राफ्ट अधिसूचना प्रकाशित की। यह अधिसूचना खास तौर पर RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस सहित मेम्ब्रेन बेस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को घरों में इंस्टॉल करने पर रोक लगाती है। नियमों के मुताबिक अगर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स में जल का स्रोत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के पेयजल मानकों पर आधारित सप्लाई किया गया जल है तो उसे इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्रालय ने यह अधिसूचना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस आदेश के मद्देनजर जारी की है जब ट्रिब्यूनल ने ऐसी जगहों पर RO प्यूरिफायर्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था जहां सप्लाई किए गए प्रति 1 लीटर जल में टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की मात्रा 500 मिलीग्राम से कम है। NGT के इस आदेश को वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद NGT ने मंत्रालय को अधिसूचना जारी कर वाटर फिल्टर्स के उपयोग पर रोक लगाने को कहा था। NGT ने एक आदेश में ऐसे RO फिल्टर्स पर बैन लगाया था जिनसे फिल्टरिंग के दौरान नमक की अपेक्षित मात्रा तक को हटा दिया जाता है। इससे इस प्यूरिफाइड वाटर में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता भी नहीं रह जाती। आपको बता दें कि नए रेगुलेशंस RO वाटर तैयार करने वाले कमर्शियल बॉटलर्स पर भी जिम्मेदारी देते हैं कि वे उत्पादन के दौरान वेस्ट होने वाले जल को सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से स्टोर करें। वहीं इन RO वाटर विनिर्माताओं को 2022 तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रजिस्टर होना होगा। अब RO वाटर विनिर्माता केवल ऐसे प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स का ही सप्लाई कर सकेंगे जो 25% से अधिक जल की बर्बादी नहीं करते। भारतीय तेंदुओं की घटती संख्या और उनकी जनसंख्या संरचना की जांच के लिए हाल ही में एक अध्ययन किया गया। सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज द्वारा किए गए इस अध्ययन में तेंदुओं के आनुवंशिक डेटा का सहारा लिया गया। अध्ययन में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारतीय तेंदुओं की संख्या लगभग 100 वर्ष पहले की संख्या का 10वां हिस्सा ही रह गई है। इसकी मुख्य वजह मानव वन्यजीव संघर्ष, गैरकानूनी शिकार और आवास विखंडन के कारण शिकार की कमी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक दक्कन पठार के उप शुष्क क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र में 90%
जबकि तराई क्षेत्र में इन जीवों की संख्या में 88% की कमी आई है। वहीं पश्चिमी घाट में इनकी संख्या में 75% की कमी दर्ज की गई है। सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज वन्य जीवों पर शोध करने वाला एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है। वन्य जीव शोध, नीति, शिक्षा और इन सीटू संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा भी प्राप्त है। बता दें कि तेंदुआ बिल्ली परिवार का एक सदस्य है। इस जीव को अवैध शिकार और व्यापार से बचाने के लिए इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में रखा गया है। हाल ही में लिथियम खनन से हो रही पर्यावरणीय हानि पर विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए लिथियम आयन बैटरी के रीयूज कल्चर को प्रमोट करने की सलाह दी है। दरअसल ग्रेफाइट और लिथियम का प्रयोग स्मार्टफोन, विद्युत वाहन और पावर बैकअप बैटरी के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली लिथियम आयन बैटरी बनाने में किया जाता है। बीते कुछ सालों में इसकी मांग में काफी तेजी दिखी है। इससे लिथियम और ग्रेफाइट का खनन बढ़ता जा रहा है। बड़े पैमाने पर खनन वाले क्षेत्रों से ग्रेफाइट के कण पास के क्षेत्रों में फैलते जा रहे हैं। साथ ही इन कणों का नदियों में प्रवेश करने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ समय पहले ही चीन रूस की सीमा के पास फसलों के ग्रेफाइट से ढक जाने की वजह से मजबूरन उस क्षेत्र में खेती बंद करनी पड़ी थी। इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायन जलीय पारितंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका उदाहरण 2016 में तिब्बत में लिथियम खदान से हुए जहरीले रासायनिक रिसाव में देखा जा सकता है, जिसने आसपास के पारितंत्र को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। साथ ही जलीय जीव जैसे बत्तख और मछली के जरिए यह रसायन हमारी खाद्य श्रृंखला में भी प्रवेश कर रहा है। आपको बता दें कि लिथियम मुख्य रूप से सॉल्ट ब्राइन और स्पोडुमेन से मिलता है, जिसका सबसे बड़ा भंडार दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है। साथ ही लिथियम के भंडार दुनिया के कुछ संवेदनशील पारितंत्रों जैसे कि रूस और चीन की सीमा पर स्थित आमूर नदी, चिली में एंडीज पर्वतमाला और बोलीविया में भी मिलते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने खाद्य श्रृंखला में आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन यानी आर्सेनिक दूषण की बढ़ती समस्या को लेकर सरकार का ध्यान खींचा है। उनका मानना है कि आर्सेनिक न केवल पीने के पानी को दूषित कर रहा है, बल्कि हमारी खाद्य श्रृंखला में भी शामिल हो रहा है। दरअसल भूजल में आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन भारत के पेयजल परिदृश्य में पहले से ही गंभीर मुद्दों में से एक है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की नवीनतम रिपोर्ट की माने तो देश के 21 राज्यों में भारतीय मानक ब्यूरो के 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर के स्तर की तुलना में आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक है। गौरतलब है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी बेसिन में स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम इस भूगर्भीय समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नलकूपों द्वारा भूजल का प्रयोग होता है, जिससे मिट्टी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है। फलस्वरूप यहाँ की फसलों में भी आर्सेनिक बढ़ता जा रहा है और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से यह न केवल भूजल दूषित क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। अतः विशेषज्ञों का सुझाव है कि वर्तमान पेयजल पर केंद्रित नीतियों के स्थान पर नई नीति की आवश्यकता है, जो पेयजल और कृषि हेतु प्रयुक्त जल दोनों को ध्यान में रखे। आपको बता दें कि भारत में आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन की आधिकारिक पुष्टि 1983 में पश्चिम बंगाल में पहली बार की गई थी। उसके बाद से यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में द फ्यूचर ऑफ अर्थ 2020 रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट भारतीय विज्ञान संस्थान में साउथ एशिया फ्यूचर अर्थ रीजनल ऑफिस ने जारी की है। फ्यूचर अर्थ एक इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी रिसर्च नेटवर्क है। यह रिपोर्ट कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को रोकते हुए 2050 तक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी के लक्ष्य पर तैयार की गई है। इसरो के चेयरमैन रहे के कस्तूरीरंगन ने रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने और अनुकूलता में असफलता, चरम मौसमी घटनाएं, व्यापक जैव विविधता और पारितंत्र हानि, खाद्य संकट और जल संकट जैसे 5 बिंदुओं को वैश्विक जोखिम माना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह इन जोखिमों के आपस में मिल जाने से जलवायु पर बड़ा असर दिखाई दे सकता है। वैज्ञानिकों ने हीट वेव्स के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए बताया है कि एक्सट्रीम हीट वेव्स के चलते पारितंत्र में स्टोर्ड कार्बन वातावरण में मुक्त होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में लगातार वृद्धि हो रही है। यही नहीं, अगर इसे रोका नहीं गया तो दुनिया में जल एवं खाद्य संकट और भी गहरा हो सकता है। वहीं जैव विविधता को होने वाले नुकसान से प्राकृतिक और कृषि प्रणाली में चरम जलवायु को झेलने की क्षमता भी कम होगी, जिससे बाद में खाद्य संकट भी काफी हद तक बढ़ सकता है।
के कस्तूरीरंगन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व पर भी चर्चा की। रिपोर्ट के मुताबिक जब तक बच्चों को पर्यावरणीय शिक्षा के जरिए पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं बनाया जाएगा, तब तक आने वाली चुनौतियों से निपटने में कोई नियम या नीतियां कारगर नहीं होंगी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के COP13 का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पर्यावरण क्षेत्र में सक्रिय 10 संगठनों ने मिलकर द स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स 2020 रिपोर्ट जारी की है। इसमें नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और WWF जैसे संगठन शामिल हैं। रिपोर्ट में घटती पक्षी विविधता पर गहरी चिंता जाहिर की गई है। भारत में 20% से अधिक पक्षी विविधता पिछले 25 सालों से लगातार गिरावट के दौर से गुजर रही है। रिपोर्ट में स्वदेशी पक्षियों की लगातार घटती संख्या को लेकर चेतावनी जाहिर की गई है। इसके लिए मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले आवास विखंडन, शिकार, व्यापार के लिए जाल में फंसाना और कीटनाशकों में मौजूद जहरीले रसायनों को जिम्मेदार माना गया है। इस रिपोर्ट में ई-बर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई 867 प्रजातियों की स्थिति का आकलन किया गया है। यह आकलन 3 सूचियों पर आधारित है, जिनमें 2 सूचियां पक्षियों की बहुलता से संबंधित हैं, मसलन लॉन्ग टर्म ट्रेंड और करंट एनुअल ट्रेंड, जबकि तीसरी वितरण क्षेत्र के मापन से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट में जिन 101 प्रजातियों को हाई कंजर्वेशन कंसर्न में वर्गीकृत किया गया है, उनमें 59 प्रजातियां ही इन सूचियों से ली गई हैं, जबकि बाकी को IUCN रेड लिस्ट में उच्च जोखिम की कैटेगरी से लिया गया है। साधारण गौरैया की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में इनकी संख्या में लंबे समय से गिरावट देखी जा रही है। मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में किए गए सर्वे में ये गिनी चुनी संख्या में ही देखी गई। इसके लिए कीट पतंगों की संख्या और घोंसला बनाने के लिए जगह में आ रही लगातार कमी को मुख्य वजह बताया गया है। हालांकि मोबाइल फोन टावर से होने वाले रेडिएशन के बारे में निर्णायक बातों का इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया गया है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कांजूर मार्ग लैंडफिल के विस्तार से संबंधित NGO वन शक्ति द्वारा डाले गए PIL पर बॉम्बे हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं। इस निर्देश में अपशिष्ट उपचार संयंत्र और पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि PIL पर निर्णय लेने से पहले कोर्ट इस मामले में विशेषज्ञ समिति की सलाह अवश्य ले और साथ ही इस मामले को 3 महीने के अंदर निपटाने की हिदायत भी दी है। यह लैंडफिल ठाणे क्रीक सेंचुरी के पास स्थित है। अगर इसका विस्तार किया जाता है तो यह ठाणे क्रीक के कोस्टल रेगुलेशन जोन को प्रभावित करेगा, जिससे यहाँ के फ्लेमिंगो की संख्या पर बुरा असर पड़ सकता है। फ्लेमिंगो भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों में से एक हैं। भारतीय उपमहाद्वीप सर्दियों के मौसम में भारत आने वाले ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो दोनों के लिए सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है। फ्लेमिंगो स्वस्थ तटीय वातावरण के संकेतक होते हैं, जो कि शैलो ब्रैकिश झील के पास रहना पसंद करते हैं और कीचड़ युक्त भूमि में अपना घोंसला बनाते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी भारतीय पेंगोलिन पर रेडियो टैग फिट किया है। भारतीय पेंगोलिन की निगरानी के लिए वैज्ञानिकों का यह कदम इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ये जीव जंगलों में अब गिनी चुनी संख्या में ही बचे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि रेडियो टैगिंग से निशाचर और एकांत में रहने वाले इन जीवों के आवासों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। टैगिंग करने से इनकी आवाजाही का भी पता लगाया जा सकेगा। यह एक चींटीखोर जानवर है, लेकिन मोटी और पपड़ीदार त्वचा वाले इस जीव के मांस और चीनी दवाइयों के निर्माण में इसके उपयोग के कारण इसका बड़े स्तर पर शिकार किया जाता है। IUCN की माने तो शुरुआत से अभी तक इन जीवों की संख्या में लगभग 50 से 80% तक की कमी आई है। इसलिए इसे रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। दुनिया में पाई जाने वाली पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में 2 प्रजातियां इंडियन और चाइनीज पेंगोलिन भारत में पाई जाती हैं। दोनों ही प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के भाग 1 की अनुसूची 1 में शामिल हैं। इन जीवों के संरक्षण के लिए दुनिया भर में जागरूकता फैलाने और हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए हर साल फरवरी माह में तीसरे शनिवार को वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जाता है। बीते दिनों दक्षिण अफ्रीकी समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत SA अगुल्हास को मॉरिशस के पोर्ट लुइस से रवाना किया गया। यह पोत भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा 2 महीने के दक्षिण महासागर 2020 अभियान के लिए भेजा गया है। दक्षिण महासागर के अध्ययन को भेजा जाने वाला यह भारत का 11वां मिशन है। पहला दक्षिण महासागर मिशन 2004 में भेजा गया था।
इस मिशन में लगभग 60 स्टेशन से हवा और पानी के एकत्रित नमूने का अध्ययन किया जाएगा, जो कि दक्षिण महासागर में समुद्र और वातावरण की स्थिति और उसके द्वारा जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने में मदद करेगा। आपको बता दें कि वायुमंडलीय परिसंचरण के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड अंटार्कटिक और ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचता है, जहां कम तापमान के कारण यह महासागरीय जल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद यह जल के परिसंचरण के द्वारा गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है और महासागरीय जल से वायुमंडल में प्रवेश करता है। इस मिशन के अंदर 6 प्रमुख परियोजनाएं हैं। इसमें दक्षिण महासागर से जुड़े हिंद महासागर के क्षेत्र की हाइड्रोडायनेमिक्स और बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन, महासागर से वायुमंडल में पहुंचे गैस का अवलोकन, महासागर में लाखों वर्षों से मौजूद कोकोलिथोस्फोर नामक जीवों का अध्ययन, वायुमंडलीय एरोसोल्स और उनके विकिरण संबंधी गुणों की जांच, भारतीय मानसून पर दक्षिण महासागर के प्रभाव का अध्ययन और दक्षिण महासागर में खाद्य जाल की डायनेमिक्स का अध्ययन शामिल है। बीते दिनों वैज्ञानिकों ने 637 किलोमीटर की संयुक्त लंबाई वाले 2 बड़े बांधों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इस विशाल डैम को नीड यानी नॉर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम का नाम दिया गया है। इसे बनाए जाने का मकसद 15 उत्तरी यूरोपीय देशों के 2.5 करोड़ लोगों और आर्थिक प्रदेशों को जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्री जलस्तर से सुरक्षित करना है। प्रस्ताव के मुताबिक नीड का निर्माण उत्तरी सागर को घेरते हुए किया जाएगा। इसमें 476 किलोमीटर की लंबाई का पहला डैम उत्तरी स्कॉटलैंड और पश्चिमी नॉर्वे के बीच, जबकि शेष लंबाई का दूसरा डैम फ्रांस और दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के बीच तैयार किया जाएगा। बढ़ते समुद्री जलस्तर से संरक्षण के लिए वैज्ञानिकों ने गहरा विश्लेषण किया है। उनका मानना है कि उत्तरी यूरोपीय लोगों को इस प्राकृतिक खतरे से बचाने के लिए सबसे बेहतर विकल्प यही हो सकता है कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को अटलांटिक महासागर से अलग कर दिया जाए। इसके अलावा वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सही है कि इस खतरे से बचने के लिए व्यवस्थित प्रवासन जैसे विकल्प अपनाए जाएं, जिसकी लागत नीड से कम ही होगी, लेकिन इसकी वजह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अस्थिरता, मानसिक परेशानियों एवं प्रवासियों की संस्कृति व धरोहरों को होने वाली हानि को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ नीड को कम लागत पर तैयार किया जा सकता है, जिसका लोगों के दैनिक जीवन पर भी काफी कम असर होगा। बीते दिनों उत्तराखंड सरकार ने भूमि को वन के रूप में वर्गीकृत करने के अपने मानदंडों में परिवर्तन किया है। राज्य कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के मुताबिक अब कम से कम 5 हेक्टेयर तक के क्षेत्र में फैले हुए भूमिखंड, जिसका न्यूनतम वितान घनत्व यानी कैनोपी डेंसिटी 40% हो, उसे वन के रूप में परिभाषित किया जाएगा। अगर कोई क्षेत्र इस पैरामीटर के अंदर आता है, तभी वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों के लिए निर्धारित प्रतिबंध उन पर लागू होंगे। इसके अनुसार उन क्षेत्रों में कोई भी गतिविधि करने के लिए वन विभाग की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि यह तय किया गया है कि किसी भी आकार के बाग या फलों के बागान को जंगल की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 1996 के फैसले ने राज्यों को वनों को परिभाषित करने वाले नियमों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इस फैसले में कोर्ट ने राज्यों को वन की पहचान करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया था। उसके बाद कई राज्यों ने डीम्ड फॉरेस्ट पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई और उसकी सलाह से अपने वन संबंधी मानदंड भी विकसित किए। भारत द्वारा प्रस्तावित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन और एशियाई हाथी को सीएमएस के अपेंडिक्स 1 में शामिल कर लिया गया है। गांधीनगर में हो रहे सीएमएस यानी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के 13वें सम्मेलन के दौरान इस प्रस्ताव को सर्वसहमति से मान लिया गया। इन प्रजातियों को सीएमएस के अपेंडिक्स 1 में शामिल किए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण निकायों और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों व समझौतों के द्वारा सुव्यवस्थित संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा और ये प्रजातियां सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से आवागमन कर सकेंगी। आपको बता दें कि एशियाई हाथी IUCN की इंडेंजर्ड सूची में शामिल है। साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखकर इसे कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। फिर भी एशियाई हाथी के संरक्षण में पर्यावरण हानि और विखंडन, मानव हाथी संघर्ष और हाथियों के अवैध शिकार व अवैध व्यापार की वजह से बाधा बनी रहती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रवासन के दौरान
भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र पर अवैध शिकार और भारत में बिजली लाइन से टकराव जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है। भारत में राजस्थान के थार रेगिस्तान तक सीमित इनकी कुल आबादी बीते 50 वर्षों में 90% तक कम होकर 100 से 150 के बीच रह गई है। वहीं बंगाल फ्लोरिकन IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। भूमि उपयोग में बदलाव और भारत नेपाल सीमा पर बिजली लाइन से टकराव इनके प्रवासन के लिए खतरा है। गुजरात में हो रहे CMS सम्मेलन से 2020 में पर्यावरण के सुपर ईयर की शुरुआत हुई है। आगे सितंबर में UN शिखर सम्मेलन और अंत में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन से इसका समापन होगा। एयर फिल्ट्रेशन पर काम करने वाली एक निजी कंपनी ने हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 जारी की। इसमें PM 2.5 पॉल्यूशन डेटा का ग्लोबल कंपाइलेशन दिया गया है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में गाजियाबाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा, वहीं भारत 5वां सबसे प्रदूषित देश रहा। IQ एयर द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत के लिए राहत की बात यह है कि 2018 में 50 सबसे प्रदूषित देशों के आधे शहर भारत के होने के बावजूद यहां 2019 में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि प्रदूषण में आई कमी के लिए भारत के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को श्रेय नहीं दिया जा सकता। दरअसल यह सुधार बाजार में आई मंदी की वजह से हुआ है। बता दें कि सरकार ने 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की लॉन्चिंग की थी। इसका लक्ष्य 2024 तक देश के 102 सबसे प्रदूषित शहरों में PM 2.5 और PM 10 की सांद्रता में 20 से 30% तक की कमी करना है। विश्व प्रसिद्ध क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने अपने हालिया शोध में रेट ऑफ लिविंग थियरी पर कुछ सवाल खड़े किए हैं। टीम ने बताया कि शोध के दौरान ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि रेट ऑफ लिविंग और जीवन प्रत्याशा में किसी तरह का जुड़ाव है। आइए समझते हैं क्या कहती है रेट ऑफ लिविंग थियरी और हालिया शोध में इससे संबंधित क्या अलग बातें कही गई हैं। दरअसल 100 साल से भी पुरानी इस रेट ऑफ लिविंग थियरी में आयु और उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के दर में संबंध बताया गया है। सिद्धांत के मुताबिक किसी जीव की मेटाबॉलिक रेट जितनी अधिक होती है उसकी जीवन प्रत्याशा उतनी ही कम होती है। लेकिन शोध टीम का इससे इतर मानना है कि कोल्ड ब्लडेड स्पीशीज में उम्र बढ़ने का सीधा संबंध तापमान में वृद्धि से है। तापमान बढ़ने से रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की जीवन प्रत्याशा घटती है और वे लुप्त होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। टीम ने 4000 से ज्यादा कशेरुकी प्रजातियों यानी वर्टिब्रेट्स के उपापचय पर अध्ययन किया और पाया कि कोल्ड ब्लडेड प्रजातियों की जीवन प्रत्याशा पर ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा प्रभाव है और उनके अस्तित्व पर निरंतर खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि ऊर्जा के स्रोत के आधार पर जीवों को मुख्य तौर पर 2 वर्गों कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में रखा जाता है। कोल्ड ब्लडेड जीवों का शरीर आंतरिक रूप से तापमान को रेगुलेट नहीं कर पाता। गर्म वातावरण में इनका रक्त वार्म ब्लडेड जीवों की तुलना में तेजी से और अधिक गर्म हो जाता है, लिहाजा ये जीव गर्म वातावरण में अधिक सक्रिय होते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व के मुख्य हिस्से से गुजरने वाले हाईवे को हाल ही में सरकार से मंजूरी मिल गई है। इससे पहले देश के सबसे पूर्वी छोर पर अवस्थित नामदफा नेशनल पार्क से गुजरने वाले हाईवे को भी अनुमति दी जा चुकी है। यह हाईवे ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक हिस्सा है जो पक्के टाइगर रिजर्व की मुख्य भूमि से होकर गुजरेगा। पर्यावरणविदों का मानना है कि इससे न केवल इस संरक्षित क्षेत्र में रहने वाले जीवों बल्कि असम के नामेरी टाइगर रिजर्व पर भी असर पड़ेगा। साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष होने की भी संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले को उसके पूर्वी जिले चांगलांग से जोड़ता है। नामदफा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है जो पूर्वी हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र भी है। केवल यही नहीं, कुल क्षेत्रफल के आधार पर यह देश का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। इस पार्क से नामदफा नदी होकर गुजरती है और दाफा सिंगपो जनजाति के लोग यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं, इसलिए इसे नामदफा कहा गया है। वार्षिक वर्षण काफी अधिक होने की वजह से यहाँ निचली भूमि के उष्ण सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। हालांकि ऊंचाई बढ़ने के साथ दूसरी वनस्पतियां भी यहाँ पाई जाती हैं। यह संरक्षित क्षेत्र डिप्टेरोकॉर्प वनों के लिए भी जाना जाता है। डिप्टेरोकॉर्प वनों में कठोर लकड़ी वाले उष्ण सदाबहार वन होते हैं जो मुख्य तौर पर इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर पाए जाते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। पक्के नदी के नाम पर इसे पक्के या पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम दिया गया है।
पश्चिम में यह टाइगर रिजर्व केमांग नदी से घिरा हुआ है। यहाँ निचली भूमि के सदाबहार, अर्ध सदाबहार और चौड़ी पत्ती वाले हिमालयी वन पाए जाते हैं। हालिया दिनों में मलई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की बात चल रही है। जल्द ही इसे एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से सिफारिशें मिलने के बाद नोटिफाई भी किया जा सकता है। कर्नाटक में अवस्थित इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अगर टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलता है तो कर्नाटक में टाइगर रिजर्व्स की संख्या 6 हो जाएगी। फिलहाल राज्य में 5 टाइगर रिजर्व हैं: बांदीपुर, भद्रा, दांदेली, अंशी, नागरहोल और बेलीगिरी रंगनाथ टेम्पल। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक तरफ से बेलीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व तो दूसरी तरफ से तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व से घिरी हुई है, जबकि कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इससे सीमा साझा करती है। यह पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर अवस्थित है। मलई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गौर, सांभर, चीतल, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, जंगली सूअर जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। मैसूर एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा होने की वजह से यहाँ हाथी भी पाए जाते हैं। तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यह भी पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलन स्थल पर अवस्थित है, जहां उच्च स्तर की जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ खास तौर पर कांटेदार वनस्पतियों के साथ पतझड़ वन, उष्ण पहाड़ी जैसे वन पाए जाते हैं। बीते दिनों ओडिशा में व्हेल शार्क तट के निकट बहकर आ गई थी। यह शार्क तट के निकट जीवित अवस्था में आई थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद इसे बचाया नहीं जा सका। 2000 केजी वजनी इस व्हेल की ऑटोप्सी से पता चला कि वो भूखी थी। इसीलिए भूख से बीमार होकर ही हाई टाइड में गहरे समुद्र से तट तक यह शार्क बहकर आ गई होगी। आपको बता दें कि व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली और शार्क है। ये खतरनाक नहीं होती। ये धीमी गति करने वाले स्तनधारी है। यह अपने भोजन के लिए फाइटोप्लैंक्टन, माइक्रोएल्गी और स्मॉल सी एनिमल्स पर निर्भर होती हैं। प्लैंक्टन पर निर्भर होने के कारण इनकी उपस्थिति महासागरों के स्वास्थ्य का भी सूचक है। व्हेल शार्क अपने भोजन के लिए फिल्टर फीडिंग तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। इसमें ये अपने मुंह में पानी भर लेती हैं, जिससे इनका खाना भी पानी के साथ अंदर आ जाता है। बाद में ये पानी को गिल्स के जरिए निकाल देती हैं। इनके शरीर पर इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक पैटर्न होते हैं, जिससे हर एक व्हेल की पहचान संभव है। ये दुनिया के सभी उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती हैं। गैलापेगोस आइलैंड और इक्वाडोर के बीच स्थित सागरीय जल व्हेल शार्क के ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह काम करता है। व्हेल शार्क का IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। इनके मांस, फिन्स और तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग के कारण इनको खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अनियमित मत्स्यन में ये बाइकैच का शिकार भी बनती हैं। वहीं शार्क टूरिज्म में बोट से इनके दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा भी बना रहता है। ओडिशा की चिल्का झील में अध्ययन के दौरान फिशिंग कैट और यूरेशियन ऑटर पाई गई हैं। फिशिंग कैट IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ स्थानों पर पाई जाती हैं। फिशिंग कैट जल में शिकार करती हैं। इसके पंजों की संरचना और जल प्रतिरोधी फर इसे आर्द्र भूमि में रहने लायक बनाते हैं। फिशिंग कैट एक रात्रिचर प्राणी है। यह मछली, मेढक, पक्षी और सर्प का शिकार करती है। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। इसे बाघ और हाथी की तरह ही संरक्षण प्रदान किया गया है। फिशिंग कैट को कुछ प्रमुख खतरे इस तरह हैं। इनमें पहला है आर्द्र भूमियों का विनाश। आर्द्र भूमि फिशिंग कैट का पसंदीदा आवास है। दूसरा खतरा है असतत मत्स्यन पद्धतियों के चलते मछलियों का कम होना। वहीं तीसरा खतरा है इसका शिकार खाल के लिए भी किया जाता है। दूसरी तरफ यूरेशियन ऑटर का IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। यह एक अर्ध जलीय स्तनधारी है। हालिया दिनों में अंटार्कटिका के उत्तरी प्रायद्वीप के तट पर स्थित एक रिसर्च सेंटर के आसपास रेड स्नो की स्थिति देखी गई। इसके बाद वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंताएं जताई हैं। रेड स्नो या वाटरमेलन एक खास स्थिति है जिससे बर्फीले इलाकों में बर्फ तेजी से पिघलती है। ऐसा माना जाता है कि अरस्तु पहले व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने रेड स्नो के बारे में लिखा था। अरस्तु ने बर्फ के लाल होने का कारण वहां पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों को बताया था। वैज्ञानिक आज इन्हें शैवाल कहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ध्रुवीय और ग्लेशियर क्षेत्रों में खास शैवाल क्लेमाइडोमोनास निवेलिस पाए जाते हैं, जिनमें खुद को गर्म रखने के लिए लाल वर्णक होता है। अलास्का पैसिफिक यूनिवर्सिटी द्वारा 2017 में किए गए एक शोध की माने तो रेड स्नो की वजह से बर्फ तेजी से पिघलती है,
जब इस प्रजाति के और अधिक शैवाल एक जगह जमा होने लगते हैं तो बर्फ का रंग और ज्यादा लाल होने लगता है। ये शैवाल बर्फ की एल्बिडो में बड़ा बदलाव करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन शैवालों से बर्फ की सतह द्वारा प्रकाश या विकिरण की मात्रा को परावर्तित करने की क्षमता में बदलाव आता है। इससे बर्फ पहले से अधिक ऊष्मा का अवशोषण करने लगती है और बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। बर्फ का तेजी से पिघलना निश्चित ही खतरे का संकेत है, लेकिन इससे यहाँ पाए जाने वाले अति सूक्ष्म जीवों को जल की आपूर्ति भी हो जाती है। पृथ्वी की सतह से सौर्यिक विकिरण के परावर्तन की मात्रा को एल्बिडो कहा जाता है। बीते दिनों वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार गंगोत्री हिमनद के आसपास के क्षेत्र में ब्लैक कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। इस वजह से पहले से ही कम हो रहा गंगोत्री हिमनद नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। ब्लैक कार्बन की इस बढ़ोतरी के लिए प्रमुख रूप से एग्रीकल्चर बर्निंग और फॉरेस्ट फायर को जिम्मेदार बताया गया है। आपको बता दें कि ब्लैक कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जलवायु परिवर्तन का दूसरा सबसे बड़ा कारक माना जा रहा है। यह प्राकृतिक और मानव जनित दोनों तरह की गतिविधियों से उत्पन्न होता है। मानव जनित गतिविधियों में जीवाश्म ईंधनों, बायोफ्यूल्स और बायोमास का अपूर्ण दहन शामिल है। इसके प्राथमिक स्रोतों में डीजल इंजन, खाना बनाने वाले स्टोव, जलाऊ लकड़ी और फॉरेस्ट फायर शामिल हैं। इसकी ऊष्मा अवशोषण क्षमता अच्छी होती है। यह हिमनदों के ऊपर जमा होकर उनके पिघलने की गति को तेज कर देता है। ब्लैक कार्बन पर्यावरण में कम समय के लिए ही रहता है। इसके उत्सर्जन को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को तत्काल रूप से कम किया जा सकता है। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट स्थित है। भारत की प्रमुख नदी गंगा गंगोत्री हिमनद से ही निकलती है। वाटर पॉलिसी नामक जर्नल में छपी खबर के मुताबिक बांग्लादेश, नेपाल, भारत और पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्र के 8 कस्बों की जलापूर्ति में लगभग 20 से 70% की कमी देखी गई है। इन देशों के 13 कस्बों में शहरी निवासियों की चुनौतियों को समझने के लिहाज से अध्ययन किया गया था। अध्ययन में इस स्थिति के लिए 2 प्रमुख कारकों अनियोजित शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना गया है। जिन क्षेत्रों में अध्ययन किया गया वे अपनी जलापूर्ति के लिए मुख्य तौर पर झरनों पर निर्भर हैं। अध्ययन में चेताया गया कि यदि यही स्थिति रही तो 2050 तक मांग और आपूर्ति का अंतर बढ़कर दोगुना हो जाएगा। इन क्षेत्रों के समुदायों द्वारा शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के तौर पर भूजल पर निर्भरता को बढ़ाना नाकाफी साबित हो रहा है। इससे निपटने के लिए एक व्यापक जल प्रबंधन रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट और प्लांट एडेप्टेशन शामिल हो। अध्ययन में कुछ प्रमुख बातें निकलकर सामने आई हैं जो इस तरह हैं। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक जल निकायों मसलन झरने, तालाब, झीलों, नहरों और नदियों का अतिक्रमण किया गया है। वहीं परंपरागत जल तंत्र मसलन स्टोन स्पाउट्स यानी शैलकृत फुहारे, कुएं और स्थानीय वाटर टैंक्स खत्म हो रहे हैं। एक चिंता यह भी है कि वर्तमान में हिंदकुश हिमालयी क्षेत्र की केवल 3% जनसंख्या बड़े शहरों में रहती है, लेकिन आंकड़ों के जरिए यह संभावना जताई जा रही है कि 2050 तक 50% से अधिक जनसंख्या बड़े शहरों में निवास करेगी, जो कि जल संकट को बढ़ावा देगी। बीते दिनों रेड पांडा के अवैध व्यापार और शिकार के मद्देनजर एक अच्छी खबर देखने को मिली है। वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक ने इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसे असेसमेंट ऑफ इलीगल ट्रेड रिलेटेड थ्रेट्स टू रेड पांडा इन इंडिया एंड सेलेक्टेड नेबरिंग रेंज कंट्रीज नाम दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार नई पीढ़ी के लोग जानवरों से बने उत्पादों में कम रुचि ले रहे हैं, इसलिए इनके शिकार में कमी आई है। हालांकि अभी भी यह अन्य जानवरों के लिए बिछाए गए जाल में फंस जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट में साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क यानी SAWEN के जरिए इनके संरक्षण के लिए कानूनों को मजबूती प्रदान करने की बात की गई है। SAWEN दक्षिण एशियाई देशों में वन्यजीव कानूनों को लागू करने में सहयोग देने वाला अंतर सरकारी निकाय है। इसे आधिकारिक रूप से जनवरी 2011 में लॉन्च किया गया था। अधिकांशतः पेड़ों पर रहने वाला रेड पांडा एक रेडिश ब्राउन रंग का मैमल है। IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी का स्टेटस प्राप्त रेड पांडा बांस खाता है। लगभग 50% रेड पांडा पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में रहते हैं। नेपाल का लांगतांग नेशनल पार्क इनका महत्वपूर्ण निवास स्थान है। इनके लिए प्रमुख खतरे जलवायु परिवर्तन और शिकार हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ते तापमान से ये अपना निवास छोड़कर ऊंचाइयों पर जाने को मजबूर हैं। साथ ही फर के लिए इनका शिकार भी किया जाता है। आपको बता दें कि रेड पांडा सिक्किम का राज्य पशु है। हर साल सिक्किम में रेड पांडा फेस्टिवल भी मनाया जाता है।
बीते दिनों रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल खबरों में रहा। यह कछुए की एक प्रजाति है जिसे बंगाल रूफ टर्टल भी कहा जाता है। निरंतर रेत खनन के कारण हुए आवास विखंडन, गैरकानूनी शिकार और मांस व अंडों के लिए शिकार के चलते इनकी संख्या में बड़ी गिरावट आई है। इस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। वहीं से साइट्स के अपेंडिक्स 2 और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी शामिल किया गया है। घटती संख्या के कारण 2012 में इसे तमिलनाडु स्थित मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट में संरक्षित प्रजनन के लिए लाया गया। MCBT की स्थापना मूल रूप से क्रोकोडाइल्स की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षित प्रजनन के उद्देश्य से हुई थी, लेकिन वर्तमान में यहां टर्टल, टार्टॉइज और दूसरे सरीसृपों जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों को भी रखा गया है। रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल भारत, नेपाल और बांग्लादेश की मूल प्रजाति है। इनकी मौजूदगी ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी मिलती है, लेकिन वर्तमान में केवल राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल सेंचुरी में ही ये बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। पहले यह प्रजाति बड़ी संख्या में गंगा नदी में पाई जाती थी। इन कछुओं का वजन 25 किलोग्राम तक हो सकता है, लेकिन लंबाई के मामले में ये मादाओं की तुलना में छोटे होते हैं और उनकी आधी लंबाई तक ही बढ़ सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन और दुनिया पर उसके बढ़ते असर को देखते हुए अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन जारी किया है। अध्ययन के मुताबिक उत्सर्जन के कारण अगर तापमान में ऐसे ही बढ़ोतरी होती रही तो 2100 तक आते आते 1.2 बिलियन लोग इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। शोधकर्ताओं के मुताबिक बढ़ता तापमान मस्तिष्क सहित दूसरे शारीरिक अंगों को नष्ट कर सकता है। तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को हीट स्ट्रेस होता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। यही नहीं, इसके आगे इसका प्रभाव कृषि, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर भी होता है। हीट स्ट्रेस वह स्थिति है जब शरीर में पसीने के माध्यम से खुद को ठंडा करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ज्यादातर पर्यावरणीय रिपोर्ट्स में बढ़ते तापमान का ही प्रभाव बताया जाता है, न कि आर्द्रता का। दरअसल उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के संयोजन का मानव स्वास्थ्य पर तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभाव होता है। तापमान बढ़ने से वातावरण में उष्णता में वृद्धि होती है, जबकि ह्यूमिडिटी में वृद्धि से वातावरण काफी कठिन हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने जल और स्वच्छता के सतत प्रबंधन के लिए वित्तीय स्थिति पर चिंता जाहिर की है। जल और जलवायु परिवर्तन शीर्षक से प्रकाशित UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में पर्यावरणीय चिंताओं को रेखांकित किया गया है। इसका मकसद जन समुदाय को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मदद करना है। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में पानी की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 के तहत उल्लिखित जल और स्वच्छता के सतत प्रबंधन तक पहुंचने के लिए मौजूदा धन निवेश का स्तर अपर्याप्त है। रिपोर्ट की माने तो 2030 तक सभी के लिए वॉश यानी वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन सेवाओं तक पहुंच के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूंजी निवेश मौजूदा वार्षिक पूंजी निवेश के स्तर का लगभग 3 गुना होना चाहिए। गौरतलब है कि द क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव द्वारा 2018 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में $455 बिलियन के जलवायु वित्त में से महज $11 बिलियन जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन के जलवायु अनुकूलन के क्षेत्र में निवेश किए गए। वहीं जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्लाइमेट मिटिगेशन के क्षेत्र में $0.7 बिलियन खर्च किए गए। कुल मिलाकर 2016 के जलवायु वित्त का मात्र 2.6% ही जल प्रबंधन पर खर्च हो सका। रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर यूं ही जलवायु जोखिमों को नजरअंदाज किया गया तो सतत विकास लक्ष्य 6 को हासिल करने की उम्मीदों को झटका लग सकता है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा पीटलैंड्स पर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य संख्या 13 और 15 को आधार बनाया गया है। रिपोर्ट को पीटलैंड्स मैपिंग एंड मॉनिटरिंग रिकमेंडेशंस एंड टेक्निकल ओवरव्यू नाम दिया गया था। गौरतलब है कि पीटलैंड्स वैश्विक जलवायु के रेगुलेशन में कार्बन सिंक के तौर पर काम करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लगातार पतन का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इनकी निगरानी की ज़रूरत बताई गई है। पीटलैंड्स पृथ्वी की सतह के 3% क्षेत्र को कवर करते हैं, साथ ही दुनिया के 30% मृदा कार्बन को संचित करते हैं। ड्रेनेज, आग, कृषि और वानिकी के लिए इनका दोहन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण में इनके द्वारा संचित कार्बन रिलीज होने का खतरा है।
आपको बता दें कि पीटलैंड्स को ऑर्गेनिक सॉइल्स, बॉग्स, स्वैम्प भी कहा जाता है। ये स्थलीय पारितंत्र में सर्वाधिक कार्बन डेंस होते हैं। इनका निर्माण आंशिक रूप से मृत पौधों के अवशेषों के लंबे समय तक वाटर लॉगिंग जैसी स्थितियों में बने रहने से होता है। सतत विकास लक्ष्य 13 क्लाइमेट एक्शन और 15 जमीन पर जीवन से संबंधित है। कोविड-19 के चलते देश भर में हुए 21 दिन के लॉकडाउन से कावेरी और उसकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल रहा है। यह जानकारी कर्नाटक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हवाले से मिली है। दरअसल औद्योगिक कार्रवाइयों और तीर्थस्थलों पर लगाई गई रोक के चलते नदियों में अनट्रीटेड एफ्लुएंट्स और वेस्ट को नदियों में नहीं पहुंचाया जा रहा। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार भारत में हर दिन लगभग 40 मिलियन वेस्ट वाटर नदियों में और अन्य जल स्रोतों में प्रवाहित किया जाता है। इस वेस्ट वाटर में से ट्रीटमेंट किए हुए पानी का अनुपात बेहद कम होता है। आपको बता दें कि कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी की सहायक नदियों में काबिनी, हेमवती, शिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती और भवानी शामिल हैं। कावेरी नदी भारत के दूसरे सबसे बड़े जलप्रपात शिव समुद्रम का निर्माण करती है। बीते दिनों ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक अध्ययन किया गया। इससे पता चला कि हिमालयन आइबेक्स प्रजाति साइबेरियन आइबेक्स से अलग है। हिमालयन आइबेक्स जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ट्रांस हिमालयन रेंज में पाई जाती है। यह अध्ययन एंडेंजर्ड स्पीशीज रिसर्च नामक जर्नल में जेनेटिक एविडेंस फॉर एलोपेट्रिक स्पीशिएशन ऑफ द साइबेरियन आइबेक्स इन इंडिया शीर्षक से छपा था। भारतीय आइबेक्स की प्रजाति को अलग से पहचानने के लिए इस प्रोजेक्ट को नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के तहत फंडिंग की गई थी। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के जरिए भी यह सिद्ध हुआ है कि हिमालयन आइबेक्स साइबेरियन आइबेक्स से आनुवंशिक रूप से अलग है। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जैविक संस्थाओं जैसे प्रजातियों, व्यक्तियों या जीन के बीच विकासवादी संबंधों का एक अध्ययन है। हिमालयन आइबेक्स को स्थानीय तौर पर तंगरोल के नाम से भी जाना जाता है। इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। यह हिमाचल प्रदेश के पिन वैली नेशनल पार्क और लद्दाख के कंजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुतायत में पाई जाती है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1 जुलाई 1916 को किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। बीते 28 मार्च को दुनिया भर में अर्थ आवर 2020 का आयोजन किया गया। हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को स्थानीय समय के अनुसार शाम के 8:30 से 9:30 के बीच इसका आयोजन किया जाता है। दुनिया भर में 1 घंटे के लिए लाइट्स स्विच ऑफ करके इस आयोजन को सांकेतिक समर्थन दिया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन को कम करना और ऊर्जा बचत को प्रोत्साहित करना होता है। इसका आयोजन WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से की गई थी। आपको बता दें कि WWF की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका लोगो जायंट पांडा है। इसके द्वारा हर 2 साल पर लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी की जाती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोविड-19 के उपचार के लिए थोक दवा निर्माताओं की परियोजनाओं को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से छूट को मंजूरी दे दी है। हालांकि यह छूट एक अंतरिम उपाय के तौर पर 30 सितंबर तक ही रहेगी। इसके बाद इन परियोजनाओं में होने वाले परिवर्तनों में पूर्ववर्ती नियम को ही आधार बनाया जाएगा। अब 30 सितंबर 2020 तक प्राप्त सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स से संबंधित परियोजनाओं या गतिविधियों के सभी प्रस्ताव को B2 श्रेणी के रूप में मूल्यांकित किया जाएगा। आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में वर्णित नियमों के अनुसार परियोजनाओं को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। A श्रेणी की परियोजनाओं का मूल्यांकन पर्यावरण मंत्रालय करता है, जबकि B श्रेणी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को राज्यों द्वारा मूल्यांकित किया जाता है। श्रेणी B2 के तहत आने वाली परियोजनाओं को EIA और सार्वजनिक सुनवाई से छूट प्राप्त होती है। मंत्रालय का मानना है कि कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए दवा की उत्पादकता और उपलब्धता को बढ़ाना बहुत जरूरी है, जिससे कि इस महामारी को रोकने का एक सक्षम तंत्र बनाया जा सकता है। हाल ही में आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में अब तक का सबसे बड़ा ओजोन छिद्र दिखा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वातावरण के तापमान में आई कमी की वजह से यह छिद्र सामने आया है और अगले कुछ सप्ताह में इसे लुप्त हो जाना चाहिए।
दरअसल उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में कम तापमान ने एक असामान्य सा स्थिर पोलर वॉर्टेक्स निर्मित कर दिया है, जो कि वातावरण में पहले से मौजूद क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ मिलकर ओजोन छिद्र को बढ़ा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों ने इस छिद्र की वजह से मनुष्यों को अभी कोई भी संभावित खतरा नहीं बताया है। फिर भी अगर यह छिद्र दक्षिण की तरफ बढ़ता है तो दक्षिणी ग्रीनलैंड में लोगों के लिए सनबर्न का खतरा बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि पोलर वर्टेक्स पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के आसपास कम दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र होता है। यह हमेशा ध्रुव के पास ही मौजूद होता है, जो कि गर्मियों में कमजोर और सर्दियों में मजबूत हो जाता है। वर्टेक्स शब्द का संबंध हवा के काउंटर क्लॉकवाइज प्रवाह से होता है। इससे ठंडी हवा ध्रुवों के पास बनी रहती है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान कई बार पोलर वर्टेक्स का उत्तरी ध्रुव से सुदूर दक्षिण तक विस्तार हो जाता है। इसकी वजह से ठंडी हवाएं जेट स्ट्रीम के साथ दक्षिण की ओर फैल जाती हैं। ओजोन परत में छिद्र पिछले कई दशकों से परेशानी का कारण बना हुआ है। इन्हीं वजहों से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के प्रयोग को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया। इसके बाद इन रसायनों की मात्रा में काफ़ी कमी आई, जिसके अच्छे परिणाम हाल के दिनों में अंटार्कटिक क्षेत्रों में ओजोन छिद्र के विस्तार में आई कमी से आंके जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने शोध के जरिए पता लगाया है कि महाद्वीप पर इस बार की गर्मी से ग्रेट बैरियर रीफ की सीमाओं से दूर के हिस्सों में कोरल ब्लीचिंग अधिक हुई है। साथ ही कोरल सी मरीन पार्क को भी एक्सट्रीम ब्लीचिंग का सामना करना पड़ा है। कोरल सी मरीन पार्क ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के तट पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे बड़े मरीन पार्क्स में से एक है। इसे ऑस्ट्रेलिया में नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त है। आपको बता दें कि जब कोरल्स पर ताप, प्रकाश और पोषण जैसी स्थितियों में बदलाव के कारण दबाव पड़ता है तो कोरल जूजेंथले इस शैवाल के साथ सहजीविता यानी सिम्बायोटिक रिलेशन को खत्म कर देते हैं। इससे ये सफ़ेद रंग में तब्दील हो जाते हैं। यह घटना कोरल ब्लीचिंग कहलाती है। कोरल ब्लीचिंग के लिए जिम्मेदार कारकों में महासागरों के तापमान में वृद्धि, प्रदूषित अपशिष्टों का महासागरों में बहाया जाना, सनलाइट का अधिक एक्सपोजर और एक्सट्रीम लो टाइड्स शामिल हैं। IMD यानी इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस साल मानसून से होने वाली बारिश के सामान्य होने की उम्मीदें जताई है। IMD के मुताबिक इस साल जून से लेकर सितंबर तक जो दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है उसकी मात्रा LPA के 100% रहने का अनुमान है। LPA यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज 1961 से 2010 के बीच हुई वर्षा की मात्रा का औसत है। मौसम जानकारों की माने तो फिलहाल प्रशांत महासागर में ENSO यानी एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन और हिंद महासागर में IOD यानी इंडियन ओशियन डायपोल की न्यूट्रल स्थिति बनी हुई है। आगामी मानसून के दौरान भी यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके अलावा कुछ अन्य वैश्विक जलवायु मॉडल प्रशांत महासागर में एक कमजोर लानीना के विकास की संभावना भी बता रहे हैं। कुल मिलाकर इस मानसून में एल नीनो की कोई संभावना नहीं है। ये सभी परिस्थितियां सामान्य मानसून के लिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि ENSO और IOD दोनों ही भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। आपको बता दें कि एल नीनो और ला नीना उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में एक पेरियोडिक जलवायु पैटर्न ENSO के गर्म और ठंडे चरण हैं। एल नीनो चक्र तब शुरू होता है जब पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का गर्म जल भूमध्य रेखा के साथ पूर्व की ओर दक्षिण अमेरिकी तट की दिशा में बढ़ जाता है। सामान्य तौर पर इस गर्म जल की मौजूदगी इंडोनेशिया और फिलीपींस के पास के क्षेत्रों में होती है, लेकिन एल नीनो के दौरान यह प्रशांत क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से में दक्षिण अमेरिका के अपतटीय क्षेत्र में चला जाता है। वहीं लानीना में उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत क्षेत्र का जल सामान्य से अधिक ठंडा होता है, जिससे कि व्यापारिक हवाएं आसानी से बहा ले जाती हैं। इसके अलावा यदि हिंद महासागर में होने वाली IOD घटना को देखें तो इसमें पश्चिमी ध्रुव यानी अरब सागर और पूर्वी ध्रुव यानी इंडोनेशिया के पूर्वी हिंद महासागर के बीच SST यानी सी सरफेस टेम्परेचर के अंतर को मापा जाता है। यह अंतर भारतीय मानसून पर प्रभाव डालता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने बायोमेडिकल वेस्ट के संदर्भ में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। CPCB ने राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट अपनाने को कहा है। इसके अलावा डिस्पोजल फैसिलिटी
और इससे जुड़े स्टाफ को स्वास्थ्य अवसंरचना की एसेंशियल सर्विसेज के तौर पर कंसीडर करने को कहा है। गाइडलाइंस में कोरोना के मरीज और ऐसे लोग जिन पर संक्रमित होने का शक है, उनके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से उपजे वेस्ट के लिए डबल लेयर्ड बैग्स, कलर कोडेड डस्टबिन्स और अनिवार्य लेबलिंग का प्रयोग करने को कहा गया है। सीपीसीबी एक सांविधिक संस्था है। इसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के द्वारा गठित किया गया था। बाद में इसे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत शक्तियां और काम सौंपे गए थे। आपको बता दें कि ऐसा कचरा जो इंसानों या जानवरों के इम्यूनाइजेशन या ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस के दौरान उत्पन्न हुआ हो या शोध कार्यों के दौरान या बायोलॉजिकल्स की टेस्टिंग या प्रोडक्शन से उत्पन्न हुआ हो, बायोमेडिकल वेस्ट में शामिल होता है। हाल ही में यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने कुछ सैटेलाइट डेटा जारी किए। यह डेटा MODIS से लिए गए हैं। इसके मुताबिक इस वक्त सिंधु गंगा के मैदान या उत्तर भारत में एरोसोल का लेवल पिछले 20 साल में सबसे कम है। वैज्ञानिकों ने एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ यानी AOD के 2016 से 2020 तक 5 साल के आंकड़ों की तुलना की है। एरोसोल प्रकाश का एब्जॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं, इसका मापन AOD के जरिए होता है। एरोसोल हवा में सस्पेंडेड यानी घुले हुए छोटे ठोस और द्रव कण होते हैं। ये दृश्यता यानी विजिबिलिटी कम करने के अलावा मानव के फेफड़ों और हृदय को नुकसान पहुंचाते हैं। ये प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारणों से उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक कारणों में डस्ट स्टॉर्म, ज्वालामुखी और जंगल की आग आदि शामिल हैं। वहीं मानव जनित कारणों में जीवाश्म ईंधनों और खेतों में लगाई जाने वाली आग आदि शामिल हैं। मानव जनित कारणों से उत्पन्न एरोसोल मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। आपको बता दें कि MODIS वैश्विक परिवर्तन का एक्यूरेट तरीके से अनुमान लगाने में सक्षम है, जिससे पर्यावरण को संरक्षित करने वाली नीतियां बनाई जाती हैं। इसका फुल फॉर्म मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर है। हाल ही में किए गए एक शोध में बताया गया है कि खेत में केवल धान उपजाने के बजाय राइस फिश फार्मिंग अगर की जाए तो मीथेन के उत्सर्जन में 34.6% की कमी लाई जा सकती है। बढ़ती हुई जनसंख्या दुनिया के सामने कई तरह की चुनौतियां पेश कर रही है। इनमें खाद्यान्न की कमी, कुपोषण, सिंचाई के कम होते साधन, घटते जमीन संसाधन और पर्यावरण की खराब होती गुणवत्ता शामिल हैं। खाद्यान्न संकट और पर्यावरण की बदलती स्थिति से निपटने के लिए कृषि की सतत उत्पादन पद्धतियों की जरूरत है। इन पद्धतियों में राइस फिश फार्मिंग सिस्टम एक अनूठा तरीका है। एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह विशेष तौर पर प्रचलित है। दरअसल दुनिया की 50% आबादी खाद्य जरूरतों के लिए चावल पर निर्भर करती है। धान की फसल उपलब्ध जल संसाधनों का बड़ा हिस्सा कंज्यूम करने के अलावा भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस मीथेन भी उत्सर्जित करती है। इन दोनों स्थितियों के लिए राइस फिश फार्मिंग सिस्टम को अपनाया जाता है। यह तरीका कृषि उत्पादन की पद्धति ही नहीं बल्कि एक प्रकार का एग्रोकल्चर पैटर्न है। इसमें चावल के साथ जलीय जीवों मसलन फिश, शेलफिश, क्रैब्स, श्रिम्प आदि का उत्पादन किया जाता है। इस तरीके से खाद्यान्न उत्पादन के साथ एनिमल प्रोटीन भी मिल सकेगा। इसके अलावा धान के खेतों का मीथेन के उत्सर्जन में 10 से 20% का योगदान रहता है। कुछ शोध के जरिए पता चला है कि राइस फिश फार्मिंग सिस्टम मीथेन उत्सर्जन की इस मात्रा में कमी लाने का कामयाब विकल्प हो सकता है। इसके पीछे कारण है कि जलीय जीव मिट्टी की परतों में भोजन की तलाश में मूवमेंट करते हैं, जिससे मीथेन उत्पादन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसमें मिट्टी की गुणवत्ता रिस्टोर की जा सकती है। साथ ही फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जरूरत कम होती है। हाल ही में NBWL यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने असम के एक एलिफेंट रिजर्व के कुछ हिस्सों में कोयला खनन को अनुमति दी है। अनुमति प्राप्त साले की देहिंग पटकाई हाथी अभयारण्य का एक हिस्सा है। इसमें देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य के साथ शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों के आरक्षित वन भी शामिल हैं। आपको बता दें कि NBWL पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह एक सांविधिक निकाय है जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाया गया है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यह देश में वन्य जीव संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों और अपनाए जाने वाले कदमों में सलाहकारी भूमिका अदा करता है। इसका मुख्य कार्य
वन्य जीव और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है। यह सभी वन्य जीव संबंधी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य या उसके आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति रखता है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में कोई भी परिवर्तन इसकी मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता।